गोरी बहू के काले ससुराल वाले। नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मैं उस अंधेर नगरी में रहने वाले काले ससुराल वालों की बहू बनूंगी। शनाया, मैं सुरेंद्र को वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो मेरे बचपन के दोस्त सुरेंद्र के बेटे शेखर के साथ ही होगी। अब या तो इस घर में तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे डैडी की अर्थी। स्वराज शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पत्नी की मौत के बाद स्वराज ने शनाया को खुद ही पाला पोसा। उसने भरसक अपनी बेटी को भली परवरिश के साथ संस्कार से बांधने की कोशिश की। बावजूद इसके शनाया की सोच काले इंसान के प्रति इस कदर हो गई कि ना तो वह अपनी दोस्ती में काले इंसान को शामिल होने देती, न काले कपड़े। वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, हम जिस चीज से दुख जितना दूर भागते हैं वही हमारे जीवन में कुछ इस कदर शामिल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा ही शनाया के साथ भी हुआ, जब बिना उसकी मंजूरी के उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय हो गई जहां रहने वाले सभी व्यक्ति काले थे। दुल्हन के लिबास में सजी धजी शनाया शादी के मंडप में बैठे हुए मन में कहती है, ओह गॉड, पति काला, सास काली, ननद काली, इन काले ससुराल वालों को देखकर मुझे कुड़न हो रही है। अरे जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप कैसे गोरा निकलेगा। कसम है मुझे अपने चेहरे की ब्यूटी की, अगर बहू बनकर मैंने इन सो कॉल्ड ब्लैक टी ससुराल वालों की सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। 7 फेरों के साथ शनाया और शेखर शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है शनाया के ससुराल का सफर। ससुराल की चौखट पर खड़ी शनाया का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी सास कहती है, बहू इस अक्षत कलश को अपने दाहिने कदमों से उड़ेलकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। शनाया कलश को जोरदार कदमों से गिराकर भीतर आकर कहती है, 100% सच कहा सासू माँ, इस घर को रोशनी की सख्त जरूरत है। आखिरकार इतने काले लोग जो रहते हैं, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की अंधेरी रात इसी घर में शुरू होती है। ये सुनकर शेखर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, शनाया बिहेव योरसेल्फ, तुम अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेरुखी से बात करने की। बात को बिगड़ता देखकर कलावती बीच में कहती है, कोई ना, बहू को कमरे तक छोड़ कर आ। इसके बाद कलावती शेखर को समझाते हुए कहती है, शेखर, रिश्तों की डोर कच्चे धागे के जैसी होती है, ये केवल मधुरता के पाती से बंधी होती है। बुरी बातों की खींचातानी अक्सर रिश्तों के डोर को तोड़ देती है। शायद बहू शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई थी, इसलिए ये सब कह दिया। जा बहू, तेरी बाट जो हो रही होगी। शेखर अपने कमरे में दस्तक देता है जहां शनाया शीशे के आगे खड़ी होती है। वह जैसे उसे गले से लगाता है, शीशे में शेखर का काला चेहरा देखते ही शनाया गुस्से से बिलबिलाकर उसे दूर धकेल देती है। क्या हुआ शनाया, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? मुझे छूने का हक तुम्हें किसने दिया? शनाया, अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने खुद ये हक मुझे दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माई फुट, जिस तरह कौवे और हंस का कोई मेल जोल नहीं, तुम्हारा और मेरा भी कोई मेल नहीं। पति तो दूर, तुम तो मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं। खबरदार जो फिर कभी अपने काले हाथों से मुझे छुआ, तुम ताउम्र कुंवारे शादीशुदा रहोगे। यही तुम्हारे कालेपन की सजा है। गोरेपन का गुमान दिखाकर शनाया शेखर के सारे अरमान को छिन्न भिन्न कर देती है। अगली सुबह सवेरे के 10 बज गए, बहू अब तक नहीं जागी। कोहिना, जा जरा भाभी को जरा देख कर तो आ। कोहिना कदम बढ़ाने वाली ही थी कि शनाया शॉर्ट नाइटी पहने हुए सीढ़ियां उतरती हुई हॉल में आती है। अरे बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? डैडी के घर में मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। भाभी, तब आप एक बेटी थी, मगर अब आप इस घर की बहू हैं। बहू का ऐसे कपड़े पहनना ससुराल में शोभा नहीं देता। प्लीज बंद करो ये लंबा चौड़ा लेक्चर। तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी साफ सीधे ये क्यों नहीं कहती कि इस शॉर्ट ड्रेस में मेरा गोरा सुंदर शरीर देखकर तुम्हें अपने काले रंग को लेकर कुढ़न हो रही है? कड़वा लगा ना, मगर यही सच है। ये सुनकर शनाया का ससुर सुरेंद्र बीच में बोलता है, बहू, ये क्या सलीका है अपनी सास से बात करने का? रूप का इतना गुरूर और गुमान अच्छा नहीं होता। क्यों ना करूं मैं अपने गोरेपन का गुरूर? मेरा चेहरा चांद से कम नहीं। शायद तो भूल गई है बहू, जगत को अपनी चमक से उजागर करने वाले चांद में भी दाग है। ससुर की इस बात के आगे बहू चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती है। समय गुजर जाता है। गोरी बहू किसी न किसी बहाने से अपने काले ससुराल वालों को जली कटी बातें सुनाया करती। एक सांझ की बात है, कोहिना अपनी भाभी के पास आकर हिचकते हुए कहती है, शनाया भाभी, वो कल मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के कारण कल फेयरवेल पार्टी है।
प्लीज क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? ये सुनकर शनाया अपनी ननद के कालेपन का ठट्ठा उड़ाते हुए कहती है, क्या कहा? मेकअप? और तुम्हारे काले अंधेरे चेहरे पर मैं चाहे लाख लीपापति क्यों ना कर लूं, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे के काले पक्के रंग की काया पलट करना नामुमकिन है। बेमतलब मन की मिठाइयां खाने से भला अपने काले सूरत को किस्मत समझ लो। अपने सांवले सूरत पर शनाया की बुरी टिप्पणी सुनकर कोहिना का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह टूटे मन से उस कमरे से निकल जाती है। गुजरते समय के साथ गोरी बहू का गुमान बालू की उस बुलंदी पर जा पहुंचा जो एक झोंके से बिखर जाता है। अपने रूप की और ज्यादा निखारने और संवारने की आतुरता में शनाया भांति भांति के मेकअप प्रोडक्ट लगाती है, मगर किसे खबर थी कि अब जो होने वाला था वह बेहद अलग था। एड की देखा देखी वह एक ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाती है। यस, अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट कल सुबह तक मेरा रूप और ज्यादा सुंदर कर देगा, जिसके बाद मैं गोरी बहू अपने दमकते चमकते चेहरे से अपने काले ससुराल वालों का जिया जलाऊंगी और साथ ही मेरे सुंदर चेहरे को सोंझे देखकर मेरे काले पति के दिल पर भी छुरियां चलेंगी। इस सोच के साथ वह ब्यूटी प्रोडक्ट लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे जब वह शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने सुंदर रूप पर चितकबरे चकत्ते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फौरन ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा चेहरा। शोरगुल सुनकर सभी वहां जुट जाते हैं और कलावती कहती है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? लाख कोशिश के बावजूद शनाया अपने चेहरे को पहले की तरह सुंदर करने में असफल रहती है। नहीं, मैं इस कुरूप चेहरे के बोझ के साथ नहीं जी सकती, इससे बेहतर मेरा मर जाना है। शनाया शांत हो जाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी तुम ही मेरी बीवी और इस घर की बहू रहोगी। बहू धीरज धर, कोई ना जाकर हल्दी चंदन का लेप बना, शायद ये दाग धब्बे उससे हट जाए। कोहिना फौरन लेप तैयार करके अपनी भाभी के चेहरे पर उस लेप को लगाकर 2-3 दफा लगाती है, जिससे शनाया की खोई हुई सुंदरता लौट आती है, मगर शर्मिंदगी से झुका उसका सर जमीन में गड़ने को हो रहा था। शादी के पहले दिन से मैंने अपने गोरे रूप का गुमान दिखाने के साथ अपने कटु कड़वे शब्द से आप सभी जन को ठेस पहुंचाई। शायद उसी की सजा ईश्वर ने मुझे सबक के तौर पर दी थी। मैंने जो किया वह माफी के काबिल नहीं, मगर मैं आप सभी से एक मौका चाहती हूँ ताकि मैं एक बहू, बीवी और भाभी होने का फर्ज निभा सकूं। बहू, रिश्तों में तकरार लाजमी है, तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, यही बड़ी बात है। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब शनाया का नजरिया पूरे तौर से बदल चुका था। उसने ना सिर्फ ससुराल के सभी रिश्ते समेटे, बल्कि बहू बनकर ससुराल की बागडोर भी बखूबी संभालने लगी। गरीब सास की पेटू बहू। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है, और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं। जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझकर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा, तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है,
उसे ही गर्म कर लो। अरे माँ जी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू, ठीक से देख, फ्रिज में वहीं कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी। रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी? ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है। ओहो, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हपसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी। बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या बना रही हो आज? माँ जी, अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूं। अच्छा, चिकन करी, ठीक है। आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है। जैसे चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू है। पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहां खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस, बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन करी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है, लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट, ओहो, मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़गुड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं? चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना। ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है, जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके बाद पार्वती उसके बाद सुनते ही उससे कहती है,
यही तो बात है। अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी। चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया। आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई। अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। एक बहू की 5 काली बेटियां। क्या है ये बकवास सी चाय? ले जा इसे मेरे सामने से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। संजना डंडा लेकर सावित्री को मारने लगती है। तभी 5 छोटी छोटी लड़कियां उसे बचाने आ जाती हैं। बचाओ कोई! ये आप क्या कर रही हैं? आज तू बिल्कुल नहीं बचेगी। अरे मेरी मम्मी को आप मत मारिए ना। अरे बचाओ कोई मम्मी को। लो आ गई फिर से कल्लो पांचों छोरियां अपनी माँ को बचाने। तुम्हें भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं अपना सह सकती हूँ, अपनी बच्चियों का नहीं। आखिर ये औरत उस बेचारी औरत को क्यों मार रही थी और उन 5 लड़कियों को इतना क्यों डांट रही थी? क्या उस औरत का उन सभी से कोई गहरा रिश्ता है, या वो औरत उसकी नौकरानी है जो उसके घर काम करती है? आखिर बात क्या है, जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। सावित्री की शादी रत्न से हुई थी। दहेज के कारण संजना सावित्री को अपनी बहू बना लेती है। वो रंग से काली थी पर गुणों से बहुत सर्वगुण संपन्न थी। माँ जी, मुझे आपके कपड़े दे दीजिए, मैं कपड़े धो रही हूँ। अरे तो क्या तेरे हाथ में लाकर दूं कपड़े? मेरे कमरे से जाकर ले ले। और हाँ, सफेद कपड़ों को अच्छे से धोइयो, कहीं तेरा कालापन मेरे सफेद कपड़ों को खराब न कर दे। माँ जी, आज 2 हफ्ते हो गए, लेकिन आपने मुझे कालेपन का ताना देना नहीं छोड़ा। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो आपने अपने बेटे से मेरी शादी क्यों कराई? क्या करूं? गोरे पैसे देखकर तुझ जैसी काली को अपने घर में ले आई, पर जब भी तेरी मनहूस शक्ल देखती हूँ तो मुझे कहे बिना रहा नहीं जाता। वक्त गुजरता है, संजना के ताने और सावित्री के जख्म कभी कम नहीं होते। 7 साल बाद सावित्री की 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी निष्ठा, फिर प्रीति, नैना, काव्या और सबसे छोटी काजल। 5 स्कूल से आकर अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। मम्मी मम्मी, हम आ गए। मम्मी देखो, मुझे डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। और माँ, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। और मम्मी, मैं दौड़ में सेकंड आई। अरे वाह, मेरी सारी बेटियां तो बहुत अच्छी हैं। एक फर्स्ट आई है, एक सेकंड आई है। और काजल बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें कोई पोजीशन नहीं मिली? तुम्हारा तो ड्राइंग कंपटीशन था ना? माँ, सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। जब मैं ड्राइंग बनाना शुरू कर रही थी तो एक लड़की बोली कि तू काली कलूटी सी क्या अच्छा बनाएगी, जिसकी जिंदगी अंधेरे में हो तुझे ये सारे रंग रखना शोभा नहीं देता। और उन्होंने मेरे कलर बॉक्स को तोड़ दिया। मैं ड्राइंग नहीं बना पाई माँ, नहीं बना पाई ड्राइंग। बस 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 मेरा बेटा, चुप हो जा। ऐसे नहीं रोते। बोलने वालों का तो काम ही है लोगों को कंपटीशन में बोलकर उनकी मंजिल से भटकाना। अगर मेरी 5 बेटियों को कोई भी ऐसा कहेगा तो तुम नजरअंदाज करना। तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो और एक दिन बड़ी होकर अपने मम्मी पापा और दादी का नाम रोशन करो। माँ, चिंता मत करो, हम आप सबका नाम जरूर जरूर रोशन करेंगे। बहुत पढ़ाई करेंगे। करेगी ना मेरी काजल बिटिया? हाँ माँ। तभी संजना उसकी बातें सुन लेती है और कड़वी आवाज में कहती है, तू खुद तो काली है और अपनी काली बेटियों को भी अच्छे से ज्ञान नहीं दे सकती। इन्हें इतना भी बोल दे
जो तेरी काजल बिटिया के साथ हुआ है वो तेरी चारों बेटियों के साथ होगा, अब भी और आगे भी। अपनी माँ पर गई है काली कलूटी सी। एक तो 5-5 लड़कियां, ऊपर से कल्लो माई पैदा हुई है। माँ जी बस कीजिए, अगर आप मेरी बेटियों का हौसला नहीं बढ़ा सकती तो घटाइए भी मत। लगता है तेरी जुबान ज्यादा खुल गई है। 5 बेटियां पैदा की हैं तूने, 5 पोते पैदा करके नहीं दिए हैं तूने मुझे। अरे जितना तू इन पर अभी पैसा बर्बाद करेगी, इतने में इनकी शादी हो जाएगी। इन्हें पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तेरी दहेज से शादी हुई थी, वैसे ही इन 5 को भी लाखों रुपए के दहेज में निपटाना होगा। दादी आप ऐसा मत बोलिए। आप देखना, हम 5 बहनें बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे और काबिल बनकर दिखाएंगे। आपको तो हमें दहेज देने की जरूरत भी नहीं होगी। माँ ये दहेज क्या होता है? बेटा कुछ नहीं होता, तुम बहुत छोटी हो अभी। सिखाने वाली चीज तुझसे सिखाई नहीं जाती। कलूटन मैं बताती हूँ, जब तुम 5 बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी काली सूरत देखकर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर हमें बहुत सारे पैसे दूल्हे को लालच देकर तुम्हारी शादी करानी होगी। बस माँ जी बस, मेरी मासूम बच्चों का कितना दिमाग भरेंगी आप। कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो मुंह बंद रखिए। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझसे इस लहजे में बात करी? छोड़ूंगी नहीं तुझे। तू जानती नहीं है मैं सास कैसी हूँ। ये कहकर संजना अपनी बहू को बहुत मारती है। 5 बेटियों से बचाने भी आती है तो एक एक को खींचकर कमरे में बंद कर देती है और कहती है, खबरदार, जब 5 कलोटियों के मुंह से एक भी आवाज आई तो, और तू जाकर काम कर। तेरी बेटियों का तो मैं स्कूल ही छुड़वा दूंगी। माँ जी एक बात याद रखना, भविष्य सिर्फ गोरे लोगों का नहीं, काले लोगों का भी होता है। और मेरी बेटियां किस्मत लेकर पैदा हुई हैं। आपकी आंखों में एक दिन आंसू आएगा और आप मेरी 5 काली बेटियों पर ही गर्व करेंगी। देखना वक्त का पहिया कैसे घूमता है। अरे जा जा, ज्यादा थूतरा मत चला, घर के काम कर। ये कहकर सावित्री घर के काम में लग जाती है। 5 लड़कियों का पिता रतन घर की स्थिति से वाकिफ नहीं था। वो शहर से बाहर नौकरी कर रहा था। उसे अपनी 5 बेटियां अच्छी लगती थीं, पर अपनी माँ के भड़काऊ में वो भी बौखला जाता था। वहीं एक दिन 5 लड़कियां बाहर धूप में खेल रही थीं, तो उन्हें ऐसे देखकर संजना फिर कहती है, अरे ओ काली कलूटी छोरियों, तुम्हारे ऊपर फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। एक तो काली हो, ऊपर से धूप में खेलकर और काली होना चाहती हो क्या? अरे मेरे पास इतना दहेज नहीं रखा जो तुम्हारी शादी कर पाऊं। कोयला बनकर ही मानोगी क्या? दादी आप हमेशा टिटराती क्यों रहती हो? गला दर्द नहीं होता क्या? वही तो, आपके चिल्लाने से गोरे थोड़ी हो जाएंगे। खामखा पेट पर ही जोर डालती हो। अरे दादी संभल कर, कहीं आपको 2 नंबर यही ना आ जाए। कमबख्त कहीं की, मरो तंदूरी बनो, मुझे क्या। माँ की तरह तुम भी बेहया हो गई हो। ऐसा कहकर संजना गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी सावित्री चाय लेकर आती है, जिसे पीकर वो सावित्री बहू पर फूट पड़ती है। क्या है ये बकवास सी चाय मेरे पास लेकर आ गई? कुछ नहीं है, मैंने सही चाय बनाई है। चाय ठीक होने के बावजूद भी वो 5 पोतियों का गुस्सा डंडा मारकर सावित्री पर उतारती है। तभी उसकी 5 बच्चियां उसे बचाने के लिए उससे लिपट जाती हैं। अरे दादी रुको रुको, क्यों मार रही हो मम्मी को? छोड़िए दादी, मम्मी को मत मारिए। तुम 5-5 कलोटियों की सजा भुगत रही है ये। रुकिए माँ जी रुकिए, बस माँ जी बहुत हुआ। अब मैं ये जुर्म और नहीं सहूंगी, ना अपने साथ ना ही अपनी बेटियों के साथ। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ यहाँ से। जा चली जा, मेरे बेटे का बोझ तो कम हो जाएगा थोड़ा। सावित्री निडरता के साथ अपनी 5 बेटियों को अकेले पालती है। उन्हें पढ़ाती लिखाती है, जिसके लिए उसे घर घर जाकर झाड़ू पोछा करना होता है। 18 साल बीत जाते हैं। सावित्री और उसकी 5 काली बेटियों की लगन से आज उन्होंने अपने भविष्य को बेहतरीन कर लिया था। बड़ी बेटी निष्ठा डॉक्टर बन गई थी, दूसरी प्रीति पुलिस अफसर बन गई थी, तीसरी नैना प्राइवेट कंपनी की CEO थी, चौथी काव्या बहुत संस्कारी और संगीत में निपुण थी। उसे हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था और सबसे छोटी एक बेहतरीन कलाकार बन चुकी थी। उसकी पेंटिंग लाखों रुपए में खरीदी जाती थी। काजल की पेंटिंग एग्जीबिशन लाइव टीवी पर आ रही थी, जहां वो कहती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आ रही है। एक वक्त था जब लोग मुझे ताना मारा करते थे कि मैं काली होकर 7 रंगों का क्या करूंगी,
लेकिन उन सतरंगों से ही मैंने ये पेंटिंग बनाई और अपनी जिंदगी को भी निखारा। और इन सब का श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी 5 काली बेटियों को अकेले पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। मेरी तरह मेरी 4 बहनें भी काली ही हैं, लेकिन वो सब भी अपने करियर में श्रेष्ठ हैं। और मैं अपनी दादी को भी इसके लिए शुक्रगुजार कहना चाहती हूँ। उनकी बचपन की बात मेरे दिल में बैठ गई थी, इसीलिए आज मैं बेहतरीन पेंटिंग आर्टिस्ट बन पाई। दादी, आई लव यू। सब कुछ गोरी सूरत नहीं होती, किस्मत और कला काले लोगों में भी खोजी जा सकती है। थैंक यू, मेरी बेटी ने कर दिखाया। संजना अपनी पोती का सीधा प्रसारण देखकर भावुक हो जाती है और उसके पास पहुंच जाती है जहां उसकी बहू और 5 पोतियां होती हैं। आज तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी मिल रही है। मैं कितनी गलत थी जो मैंने तुझ पर उंगली उठाई। बहू, आखिर तूने बच्चों को काबिल बना ही दिया। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने आपको माफ कर दिया माँ जी। पता है आपको, आज मेरी 5 बेटियां बहुत सफल हैं। इनके लिए गोरे से गोरा लड़का शादी करने के लिए तैयार है। मुझे एहसास हो गया है बहू। इसी के साथ संजना अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, साथ ही अपनी पोतियों की अच्छे लड़कों से बिना दहेज की शादी कर देती है।